बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। टीचिंग इंटेंसिव EFL ESL रीडिंग पार्ट 3 है इसका। ठीक है, इसका टॉपिक नंबर 34 देखें। ग्रामर फीचर्स इन द टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में जो ग्रामर फीचर्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को ग्रामर जो है वो सिखा सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि सिग्निफिकेंस बताया गया कि वाई ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि लर्नर एक्सपेक्टेशंस इन अ लैंग्वेज कोर्स। स्टूडेंट्स जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रामर को जो है ना लैंग्वेज कोर्स में जो है वो लर्न करना है। एंड फोकसिंग ऑन ग्रामर सेटिस्फाई एक्सपेक्टेशंस। और जब उनको ग्रामर जो है वो टीच करवाई जाती है, सिखाई जाती है, तो वो जो है ना बहुत सेटिस्फाइड और कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि उन्हें ना ग्रामर आ गई है। ठीक है, एंड डील्स विद ग्रामर इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि ग्रामर शुड नॉट बी टॉट अलोन, यानी कि इसको एक अलग तरीके से, अलग तरह से, एक अलग उसके ना एक एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहिए कि ग्रामर है। ठीक है, बल्कि इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ, मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है बच्चों को सिखानी चाहिए। ठीक है, इसको अलग एज अ रूल की तरह नहीं सिखानी चाहिए, बल्कि कॉन्टेक्स्ट के साथ सिखानी चाहिए। मीनिंगफुल टेक्स्ट और पैसेज के अंदर से वर्ड्स सेलेक्ट करके, ठीक है, फिर उसमें से इनको ना बच्चों को ग्रामर सिखानी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स के जो ग्रामर है ना उसको हम लोग सिखा सकते हैं या टीच कर सकते हैं यूजिंग रियल रीडिंग मटेरियल। ठीक है, नॉट सेपरेट बोरिंग रूल्स। तो ये 3 पॉइंट्स की सिग्निफिकेंस है जस्ट। ठीक है, इसको आप लोग दें। बाकी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप लोगों ने जितनी भी हमने एक्टिविटीज पढ़ी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछ सकते हैं ये एक्टिविटीज। अच्छा, अब आगे हमारे पास आ जाती है कुछ एक्टिविटीज आ जाती हैं कि हाउ टू टीच ग्रामर इन अ टेक्स्ट। तो उसमें पहला पॉइंट है कि हाई फ्रीक्वेंसी ग्रामर आइटम नीड सस्टेन अटेंशन। कि जो हाई फ्रिक्वेंसी ग्रामर होती है ना, लाइक टेंसेस, प्रीपोजिशंस या आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है, कह रहे हैं कि उस पर जो है वो ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए क्योंकि वो हाई फ्रिक्वेंसी ग्रामर होती है। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए अगेन एंड अगेन। आगे बता रहे हैं कि मेक दम सिंपल एंड शॉर्टर। ठीक है, इन एक्टिविटीज को सिंपल और शॉर्ट रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखेंगे, लो फ्रीक्वेंसी ग्रामेटिकल फीचर्स आर डेल्ट एज स्ट्रैटेजीज। इसका क्या मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसी ग्रामर जो होती है ना उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए एंड जस्ट क्विकली आधा स्ट्रैटेजी व्हेन इट अपीयर्स। ठीक है, यानी कि जब अगर वो कोई फीचर्स कहीं पे आ जाए तो उनको जस्ट एक स्ट्रैटेजी की तरह क्विकली बच्चों को बता देना चाहिए, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। अब आगे उन्होंने देखें बताया गया है पार्ट ऑफ स्पीच एक्टिविटी के बारे में बताया गया कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें पहले बताया गया है कि चूजिंग वर्ड फ्रॉम पैसेज। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चे जो है वो पहले वर्ड चूज कर लें, किसी भी पैसेज में से वर्ड चूज कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि लर्नर्स फाइंड वर्ड एंड से वेदर इट इज नाउन वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, लर्नर जो है वो वर्ड को फाइंड आउट कर उसके बाद वो बताए कि क्या ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ठीक है, इस तरह से उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता चलेगा। एंड यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो है वो यूज करें इन वर्ड्स एंड गेसिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। एंड स्टूडेंट्स जो है वो कोशिश करें कि वो मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें वर्ड के बाय रीडिंग द सेंटेंसेस अराउंड इट। ठीक है, यानी कि वो वर्ड की मीनिंग को उसके कॉन्टेक्स्ट के बेस पे अंडरस्टैंड करने की उनकी जो है ना वो कोशिश करें। ठीक है, आगे देखें ग्रामर फीचर्स इन द टेक्स्ट। इसमें भी एक्टिविटीज ही बताई गई हैं। इसमें रिकोगनाइजिंग पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है पहला, कि किस तरह रिकोगनाइज करना है पार्ट ऑफ स्पीच को इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो उसके आगे से उन्होंने 3 वैल्यूज बताई गई हैं। मीनिंग गेस्ट, इजियर यूज ऑफ डिक्शनरी, अंडरस्टैंड सेंटेंस इन अ बेटर वे। अब गेसिंग द मीनिंग, ये मीनिंग गेस्ट में क्या है कि अगर स्टूडेंट जो है ना उसको नोज द वर्ड के, अगर उसको पता है ना कि वर्ड वर्ब है या नाउन है, तो वो उसको इजीली गेस कर लेगा कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है, आगे पे क्या होगा कि अगर उसको मीनिंग का पता है, उसको पार्ट ऑफ स्पीच का पता है, तो वो उसके लिए डिक्शनरी यूज करना इजी हो जाएगी। ठीक है, वो डिक्शनरी में उसकी मीनिंग को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता है, उसके पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता है। थर्ड है कि अंडरस्टैंड सेंटेंस बेटर। तो अगर उसको जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच का पता चल जाए, ठीक है, उसको रिकोगनाइज कर ले, तो फिर वो सेंटेंस की मीनिंग को जो है ना बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ सकता है। सो जो नोइंग पार्ट ऑफ स्पीच इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट डज व्हाट एक्टिविटी। ठीक है, ये एज अ सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। व्हाट डज व्हाट एक्टिविटी में क्या होता है कि ये एक्टिविटी जो है ना वो हेल्प करती है स्टूडेंट को नाउन वर्ब रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने में, यानी कि ये हेल्प करती है कि हु इज डूइंग द एक्शन। ठीक है, एंड व्हाट इज द एक्शन। हु इज डूइंग द एक्शन, तो वो हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा। एंड व्हाट इज द एक्शन, तो वो हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा। तो ये नाउन वर्ब रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने में जो है वो मदद करती है लर्नर्स की व्हाट डज व्हाट एक्टिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आपको दे दूं कि अली ओपन द डोर,
तो अब यहाँ पर क्या है कि अली हमारे पास क्या है, नाउन है, यानी कि हु इज डूइंग द एक्शन, एंड ओपन एक वर्ब है, एक एक्शन है, यानी कि व्हाट इज द एक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है, आप इसकी बेस पे इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी सिंप्लीफाइंग सेंटेंसेस। कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी सिंप्लीफाइंग सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है कि समटाइम्स सेंटेंसेस जो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग और डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो फिर इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग स्टूडेंट्स को ना सेंटेंसेस को सिंप्लीफाई करना सिखाएं, यानी कि वो सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करना सिखाएं इनटू शॉर्ट एंड क्लियर पार्ट्स। ठीक है, ताकि वो सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी मीनिंग को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसको हम लोग सिंप्लीफाई सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये एक्टिविटी हमारे पास कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी में आ जाती है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास सिंप्लीफाई नाउन ग्रुप्स लुकिंग फॉर एसेंस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें क्या है कि नाउन ग्रुप्स को क्या कर सकते हैं, जो है वो मेन जो इसमें जो नाउन होता है ना, मेन नाउन, उसको क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं, और बाकी एक्स्ट्रा डिटेल को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और ये एक्टिविटी जो है वो हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को मेन आइडिया अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, एंड ओवरऑल जो प्लान होता है टेस्ट का, उसको अंडरस्टैंड करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। ठीक है, बाकी आगे सो कट करते हैं, ये सारा वही रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हमारे पास यहाँ पे दो एक्टिविटीज बताई गई हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच को किस तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और सेकंड हमारे पास आ जाता है व्हाट डज व्हाट एक्टिविटी, और थर्ड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। ये तीनों आप लोगों ने माइंड में रखनी है। आगे हमारे पास आ जाती हैं कोहेसिव डिवाइसेस। ठीक है, अब देखें कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कोहेजन क्या होती है। हमारे पास कोहेजन का मतलब बेसिकली होता है कि हाउ सेंटेंसेस आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ टेक्स्ट, कि सेंटेंस किस तरह से आपस में जो है वो कनेक्टेड है, किसी भी सेंटेंसेस किसी भी टेक्स्ट में सेंटेंसेस आपस में कैसे कनेक्टेड है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कोहेजन कहते हैं। अब यहाँ पर हैलिडे और हसन के अकॉर्डिंगली बताया गया है कि कोहेजन हेल्प करती है हमें मेक अ टेक्स्ट स्मूथ एंड मीनिंगफुल। ठीक है, टेक्स्ट को स्मूथ और मीनिंगफुल बनाने में जो है वो कोहेजन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब यहाँ पर कुछ कोहेजन की टाइप्स बताएगी, इसमें रेफरेंस वर्ड्स आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिप्सिस, कंपैरिजन, कंजक्शन, रिलेशनशिप्स एंड लेक्सिकल कोहेजन। ठीक है, यहाँ पर आप जस्ट नेम्स को देके आगे जाके हम लोग इनकी डिटेल पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर भी इन्होंने कुछ एक्सरसाइजेज बताई गई हैं। ठीक है, देखें, पहली हमारे पास आ जाती है रेफरेंस वर्ड एंड सब्स्टिट्यूट, यानी कि फोकस ऑन रेफरेंस वर्ड्स। अब रेफरेंस वर्ड्स हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ को रेफर कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास ही, शी, हिज, हर, दिस, दैट, दीज, दोज, इट वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, रेफरेंस वर्ड्स आ जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर रेफरेंस वर्ड जो है ना वो एक ग्रामर रूल को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, ईच रेफरेंस वर्ड हैज इट्स ओन ग्रामर, उसकी अपनी एक अलग ग्रामर होती है हर रेफरेंस वर्ड्स की। ठीक है, सो ग्रामर जो है वो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट द वर्ड इज रेफर टू। ठीक है, अगर हमें ग्रामर का पता है तो हमें वो हेल्प करेगी, हमें पता चल जाएगा कि वर्ड किस चीज़ को रेफर कर रहा है। ठीक है, व्हाट द वर्ड इज रेफरिंग टू, तो ये हमारे पास रेफरेंस वर्ड आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामर में। ठीक है, तो ये आप लोग इसको देख लें। बस यहाँ पर ना यही बताया गया। फॉर एग्जाम्पल आगे देखें कि एग्जाम्पल्स मैंने बताया गया, आप देख लें। देयर देयर जो रेफर करता है प्लूरल नाउन्स को। ठीक है, एंड दिस रेफर करता है सिंगुलर नाउन को, फ्रेज को या किसी क्लॉज को। एंड ही जो यूजुअली हम लोग यूज करते हैं किसी सिंगुलर मेल पर्सन के लिए। ठीक है, एंड शी हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर फीमेल पर्सन के लिए। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, रेफरेंस वर्ड्स होते हैं। ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आपने इनको अच्छे से क्लियर करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज में एक्टिविटी आ जाती है एलिप्सिस। एलिप्सिस का मतलब क्या होता है कि अकर्स व्हेन समथिंग नेसेसरी इज लेफ्ट अनसेड, यानी कि एलिप्सिस जो है वो तब होता है जब कुछ वर्ड्स को हम लोग ना अपने टेक्स्ट में से निकाल देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि अगला बंदा इसको ऑलरेडी समझ जाएगा, तो हम लोग उसको अपने टेक्स्ट में से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि डू यू लाइक मैंगोज, तो अगला बंदा आंसर करेगा यस आई डू। ठीक है, उसको पता है कि आगे उसको आंसर की समझ आ जाएगी, उससे ये साथ लगाने की जरूरत नहीं है कि यस आई लाइक मैंगोज। ठीक है, क्योंकि उससे वो अंडरस्टूड है कॉन्टेक्स्ट, इसलिए उसको रिमूव कर देगा और वो आंसर देगा यस आई डू। इस चीज़ को हम लोग एलिप्सिस कहते हैं। ठीक है, और एलिप्सिस हम लोग यूज़ करते हैं फॉर टू मेक सेंटेंसेस शॉर्ट। ठीक है, ईजियर बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए, रेपिटेशन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिप्सिस को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स लर्न टू फाइंड व्हाट इज मिसिंग। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है उससे लर्न करते हैं कि व्हाट इज मिसिंग, क्या चीज़ मिसिंग है, और वो मीनिंग को रिकवर करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस सेंटेंसेस को रीराइट करते हैं एज अ कंप्लीट फॉर्म। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट्स एलिप्सिस के, ये आप लोग याद रख लें। अच्छा, आगे आ जाता है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन में क्या होता है कि कंपैरिजन वर्ड्स जो है ना वो सिमिलैरिटीज को, डिफरेंसेस को शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्ड्स हमारे पास जैसे कि सेम है, सिमिलर है, आइडेंटिकल, इक्वल, डिफरेंट, अदर, एडिशनल, एल्स, लाइक वाइज, सो, मोर, फ्यूअर, लेस। ठीक है, तो ये सारे कंपैरिजन वर्ड्स हैं, इनको अपने माइंड में रखना। ये ना एमसीक्यूज में बहुत पूछते हैं, वो ऑप्शंस होती हैं, बताते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड हम लोग एज फॉर कंपैरिजन जो है वो यूज करते हैं। आगे देखें कि ये लर्न हेल्प लर्नर सी व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड इन द टेक्स्ट। ये लर्नर को हेल्प आउट करते हैं कि वो इस चीज़ को नोट कर सकें कि टेक्स्ट में किन चीज़ों को जो है ना कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है,
अगेन थर्ड एक्टिविटी आ जाती है कंजक्शन रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, ठीक है। अब कंजक्शन रिलेशनशिप्स में देखें कि ये हमारे पास कंजक्शंस होते हैं जो कि सेंटेंसेस को क्या कर रहे होते हैं, आपस में जोड़ रहे होते हैं, उन्हें कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि एंड है, नेमली, बट, इन स्पाइट ऑफ दिस, रिलेट सेंटेंसेस टू ईच अदर, ठीक है। ये आपस में सेंटेंसेस को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं कंजक्शंस। अब यहाँ पर देखिए ना, इसके आगे से 3 पॉइंट बताए गए कि टू सी हाउ आइडियाज इन पैसेज आर रिलेटेड, ठीक है, कि आइडियाज किस तरह से आपस में रिलेटेड, पैसेज में जो है वो आपस में किस तरह से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। टू हेल्प फाइंड मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। किसी भी वर्ड का मीनिंग जो है उसे कॉन्टेक्स्ट में फाइंड आउट करने की में हेल्प करते हैं। हेल्प प्रिडिक्ट व्हाट विल कम इन टेक्स्ट, ठीक है। और ये हमें हेल्प आउट करते हैं प्रिडिक्शन में, यानी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि व्हाट विल कम नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास कंजक्शन रिलेशनशिप्स आ गए थे। ये सारे हमारे पास ना कोहेजन की टाइप्स हैं, ठीक है, कोहेसिव डिवाइसेस हैं, तो आपने इनको याद रखना है। ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, कोहेसिव डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, तो आपने बता देना है कि रेफरेंस वर्ड्स। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फिर आप लोगों ने नीचे दो दो तीन तीन लाइन की एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है, इसलिए आपने इनके नीचे फर्दर जो पॉइंट्स हैं ना, उनको भी अच्छे से एक एक बार देख लेना, ठीक है। ये आप लोगों की बिल्कुल जस्ट बेसिक ग्रामर है, ये हम लोग लाइक पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं है। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है योनरा फीचर्स, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन योनरा है। योनरा फीचर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसके बताया गया है कि अच्छा, योनरा हमारे पास इस क्या होता है, टाइप ऑफ टेक्स्ट होता है, ठीक है। योनरा इज अ टाइप ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, मीन्स के टाइप ऑफ टेक्स्ट। योनरा का मीनिंग है टाइप ऑफ टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल के टेक्स्ट जो है वो स्टोरी है, या कोई रिपोर्ट है, या कोई आर्टिकल है, या कोई एस्से है, या कोई एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग योनरा कहते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या बताएगी, ये सिग्निफिकेंस ये है कि अच्छा देखिए, हर जॉनरा में ना उसकी स्पेशल वोकैबलरी होती है, ठीक है, उसकी ग्रामर होती है, उसकी कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं, और उसका एक क्लियर पर्पस होता है, ठीक है। जब ये सब चीज़ें मिलकर काम करती हैं ना, तो ऑल दिस वर्क टुगेदर टू अचीव अ कम्युनिकेटिव पर्पस, ठीक है। ये सब चीज़ें जब हम लोग ये मिलती हैं तो तभी हम लोग एक अपना कम्युनिकेटिव पर्पस है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बाकी कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जिसमें आप देखें प्रिडिक्टिंग एक्टिविटी बताई गई है, ठीक है। टू यूज द टॉपिक और फर्स्ट सेंटेंस टू प्रिडिक्ट अबाउट द टेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि हम लोग टॉपिक को या फर्स्ट सेंटेंस को यूज करते हैं टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए कि व्हाट इज द टेक्स्ट अबाउट, ठीक है, टेक्स्ट किस चीज़ से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल दी गई है कि लाइमस्टोन केव्स, ठीक है, ये एक जस्ट टॉपिक है। इसके अब देखिए उन्होंने बताया कि लाइमस्टोन, ये इसका फर्स्ट सेंटेंस बताया कि लाइमस्टोन इज जस्ट वन ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ रॉक्स फाउंड इन न्यूजीलैंड, ठीक है। तो इस सेंटेंस के बेस पे जो है वो स्टूडेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टेक्स्ट जो है ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ठीक है, इट में एक्सप्लेन रॉक्स और क्रेव्स केव्स, ठीक है, यानी कि इस टेक्स्ट में रॉक्स और केव्स के बारे में बात की गई है। एंड इट इज़ प्रोबेबली अ रिपोर्ट, या कोई इन्फॉर्मेशनल टेक्स्ट है या कोई रिपोर्ट है, तो ये प्रिडिक्शन जो है वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी थी, प्रिडिक्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 39, दैट इज हैंडलिंग एक्सरसाइज एंड रोल ऑफ टीचिंग एक्सरसाइजेज। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कॉमन फीचर्स बताए गए हैं कुछ इन एक्सरसाइजेस के, हैंडलिंग एक्सरसाइजेस के कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि नो नीड ऑफ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड और अडेप्टेड टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि यू डू नॉट नीड स्पेशल और डिफिकल्ट टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि हमें कोई स्पेशल या कोई डिफिकल्ट टेक्स्ट नहीं चाहिए होता। एंड इन एक्सरसाइज को ना हम लोग किसी भी टेक्स्ट के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विद एनी टेक्स्ट इन द बुक। ये देखिए सेकंड पॉइंट जो है, कैन बी अप्लाइड टू एनी टेक्स्ट टीचर हैज़, ठीक है, टीचर के पास जो भी टेक्स्ट है वो किसी भी टेक्स्ट के साथ इन एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बताया गया कि इन एक्टिविटीज़ में ना कोडिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, यानी कि रेफरेंस वर्ड के साथ रेफरेंस वर्ड को क्या कर दिया जाता है, अंडरलाइन कर दिया जाता है, और जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उनको क्या कर दिया जाता है, सर्कल कर दिया जाता है। इस तरह से स्टूडेंट जो है वो इजीली जो है वो रिकोगनाइज कर लेते हैं कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर या व्हाट दे आर लर्निंग, ठीक है। तो आगे ये देखें पॉइंट में बताया गया कि ये एक्सरसाइजेज जो है ना वो लाइक अ टेस्ट टेस्ट होती हैं एंड मेक क्लियर टू स्टूडेंट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, ठीक है। अच्छा, अब आगे इन्होंने बताया हुआ है रोल ऑफ टीचिंग एक्सरसाइज। टीचिंग एक्सरसाइजेज का रोल बताया गया है कि ये लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि इसमें जो टीचर है वो डायरेक्टली टीच कर रही होती है ग्रामर को, वोकैबलरी को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टर जो है वो लर्न करते हैं। कैन बी डन विद टाइम इज व्हेन टाइम इज शॉर्ट, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जो टीचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, क्विक एक्टिविटीज़ होती हैं एंड हेल्पफुल व्हेन अदर टीचिंग मेथड्स डू नॉट वर्क, ठीक है। जब दूसरे मेथड्स जो हैं वो फेल हो जाए, वो वर्क ना करें, तो फिर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि मीनिंग फोकस इनपुट। अब मीनिंग फोकस इनपुट में क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ना वो टेक्स्ट को रीड करते हैं, दैट डू नॉट हैव टू मच डिफिकल्ट वर्ड्स,
जिसमें वो ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स ना, और वो उनको हेल्प आउट करते हैं कि वो मीनिंग को इजीली जो है वो अंडर स्टैंड कर सकें, ठीक है। तो मीनिंग फोकस इनपुट में बेसिकली यही होता है कि हम लोग मीनिंग पर फोकस करते हैं रादर देन जस्ट रीडिंग। आगे देखें, डेवलप्स फ्लुएंसी इन रीडिंग। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जब वो प्रैक्टिस करते हैं अप्लाइंग व्हाट दे लर्न, ठीक है, कि वो क्या लर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वो प्रैक्टिस बार बार करते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी फ्लुएंसी बेटर होती है, रीडिंग बिकम स्मूथर एंड फास्टर। उनकी जो रीडिंग है वो स्मूथर होती है, फास्टर होती है। उनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, ठीक है, लाइक उनमें फ्लुएंसी डेवलप होती है जब वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आप लोगों का आज का लेसन था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। बहुत ज़्यादा ईजी था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें छोटी छोटी, इनको आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो फिर आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पे लेसन टॉपिक नंबर 8 आ जाएगा, जिसमें हम लोग टीचिंग एक्सटेंसिव रीडिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग डीपली नहीं पढ़ते, बल्कि हम लोग क्विकली क्विकली चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं। तो उसको हम लोग इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसको अपने लेसन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।